Okay, so let's get started with the MTP number 2 of the CA Inter Law for the May 26 examinations. ठीक है, तो MTP सीरीज नंबर 2 है, अप्रैल में रिलीज हुई, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट केस है। केस पढ़ने से पहले चलेगा नीचे। चलो, मैंने इसका पूरा फैक्ट लिख दिया है, पूरे केस का फैक्ट लिख दिया है। What is the course of the action that Mickey House Limited should take for filing the financial statements with the registrar in respect of the annual general meeting which could not be held on the 5th of सितंबर 2025? अगर मेरी एनुअल जनरल मीटिंग टाइमली फाइलिंग नहीं हुई है तो क्या मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब आरओसी के पास फाइल ही नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सेक्शन नंबर जो 137 है, सेक्शन नंबर 137 ने बताया था इन द केस ऑफ द एजीएम, मतलब एजीएम हेल्ड हुआ है, प्रॉपर हेल्ड हुआ है, तो आरओसी के पास आप फाइल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद इन द प्रॉपर 30 डेज, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं एजीएम ही हेल्ड नहीं हुआ है, एजीएम इज नॉट हेल्ड, तो हमें कब तक फाइल करना पड़ेगा? within 30 days of the last date of holding the AGM. Also specify the reason for not holding the AGM. भाई ऐसे क्या हो गया, तुमने AGM ही होल्ड नहीं करा, ठीक है। और मान लो AGM तो होल्ड हुआ है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट AGM में अडॉप्ट ही नहीं हुए। इन द केस वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड एट द AGM, तो अब मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आरओसी के पास फाइल करना होगा। देखते हैं, हाँ बिल्कुल कर रहा होगा। देखो, फाइल विद इन द 30 days of the date of the AGM and take them as provisional. ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने अडॉप्ट कर लिए। इन द केस वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अडॉप्टेड इन द एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग, तो आपको एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग के विद इन 30 डेज में आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अगर ओपीसी का केस, आपको पता है ना, ओपीसी में तो एनुअल जनरल मीटिंग बैठती नहीं, एक मेंबर की एनुअल जनरल मीटिंग बैठाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल हम कब तक करते हैं? विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी बोल दो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि 5th ऑफ सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग में, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग ही हेल्ड नहीं हुई। अगर एनुअल जनरल मीटिंग ही हेल्ड नहीं हुई तो ये वाला केस है, ये वाला केस। इन द केस वेयर द एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट हेल्ड, फाइल financial statements with the ROC within 30 days of the last date of holding the AGM. Also specify the reason for not holding the AGM. ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए, Mickey House Limited should inform the registrar the fact that the AGM could not be held for the want of the quorum and therefore financial statements will be filed only after. अच्छा, हाँ पहले भी ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं, इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम आरओसी के पास तभी फाइल करेंगे जब वो अडॉप्ट कर जाएंगे जनरल मीटिंग में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। Mickey House Limited should inform the registrar the fact that the AGM could not be held for the want of the quorum, but the unadopted financial statements will be filed with the registrar within a period of 30 days from the 5th of September. ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। नीचे वाला पढ़ लेते एक बारी। There is no obligation on the part of the Mickey House Limited to inform the fact that the AGM could not be held for the want of the quorum. ऊपर वाला क्या कह रहा था? अच्छा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यार ये बात इन्फॉर्म नहीं करनी पड़ेगी कि कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ द कोरम, ये बात को नहीं बताना पड़ेगा। केवल और केवल रीजन होता है कि हमने मीटिंग को हेल्ड क्यों नहीं करा, ठीक है ना। बट द अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ये वाला बिल्कुल ठीक है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप मुझे बिना केस पढ़े आंसर दे दोगे। वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद पढ़ने की कोशिश भी करना। What is the course of the action that Mickey House Limited should take for filing the financial statement with the registrar with respect to the adjourned annual general meeting? अब अगर adjourned annual general meeting फाइल्ड हुआ है तो उसके विद इन 30 डेज में फाइल कर देंगे, है ना। मगर ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी adjourned annual general meeting है, इसकी वजह से अब मैं 30 डेज के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करूंगी, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग Mickey House Limited should inform the registrar that the fact that the AGM was held on the 12th of September. Since the financial statements were not adopted, the financial statements would not be required to be filed with the registrar. Financial statements तो हमें फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार से। अभी हमने ऊपर प्रोविजन पढ़ लिया पूरा का पूरा 137 का, ठीक है ना। Mickey House Limited is not required to inform the registrar the fact that the AGM was held on 12th of September since the financial statements were not adopted. फिर से गलत बात बोल रहा है। There is no obligation on the part to inform the registrar that the AGM was held on the 12th of September 2025, but the unadopted financial statements required to be filed with the registrar within a period of 30 days. Yes, unadopted भी तो ये सही हो गया कि डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अब भी यही अप्रोच फॉलो करना एग्जामिनेशन में, जल्दी जल्दी आंसर्स हो जाएंगे। In the above case scenario, in case Mickey House
लिमिटेड कुड नॉट कन्वेन द एनुअल जनरल मीटिंग टिल 2 दिसंबर, यानी कि जो लास्ट डेट है होल्डिंग द एजीएम वो है 22 दिसंबर 2025। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं इससे विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, दैट इज ऑफ आपका 1 जनवरी 2025 तक अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली फाइल कर दिया तो माना जाएगा प्रॉपर्ली फाइल कर दिया। द मीटिंग कुड हेल्ड ऑन that date was the annual general meeting. What will be the obligation of the company to regard the filing of the financial statements with the registrar before conducting the said meeting? तो बताओ एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ही नहीं हुई तो मिकी हाउस वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। गलत बात। सिंस द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट हेल्ड द मिकी हाउस वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, ये तो पहले ही गलत है, आगे का मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कह रहे फाइल ही नहीं करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे कैसे फाइल नहीं करेगा। Even when the financial statements was not held, Mickey House Limited was required to file the financial statements only with the registrar within the 30 days of the last date annual general meeting should have been held. अब रीजंस कहाँ गए भाई, रीजंस कौन बताएगा, आधा अधूरा आंसर है ये रीजंस। अगला डी पार्ट देखते हैं। Even when the annual general meeting was not held, Mickey House Limited was required to file the annual general meeting along with the statements of the fact and the reasons for not holding the annual general meeting should have been filed with the registrar। देख रहे हो ना, यहाँ पे इसने प्रॉपर्ली बताया है, फैक्ट बताया है, रीजन बताया है फॉर नॉट होल्डिंग ऑफ द एजीएम, ठीक है ना, बिफोर विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, in the case of the Mickey House Limited, suppose the annual general meeting for the financial year 2024-25 was held on the 10th of September 2025, but the financial statements were not adopted। ठीक है, तो ये मुझसे बस इतना पूछना चाहते हैं कि द डायरेक्टर विश टू नो द लास्ट डेट जब मैं अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दूं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल कर दूं, तो आपको पता ही है प्लस 30 डेज, यानी कि अगर ये 10th ऑफ सितंबर है तो मेरे को 10th ऑफ अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट है, तो बी बिल्कुल सही है। देखो ना, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम दैट इज 10th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। केस नंबर 2 देखते हैं, चल के पहले क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करते हैं। मुझे दिख रहा है ये एलएलपी की है केस स्टडी। द नेम अप्लाइड for has been approved by the registrar on the 3rd April 2026. The approved name of the LLP still be valid for the period of, अगर आपने अप्लाई करा है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास, फॉर द नेम अप्रूव्ड नेम ऑफ द एलएलपी, कितने टाइम तक वैलिड रहता है? तो हम पढ़ते हैं ना सेक्शन नंबर 16 सेक्शन नंबर 17 एलएलपी का कि 3 महीने तक वैलिड रहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टनर इफ अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विल नॉट पूछ रहा है, ठीक है, कौन सही नहीं है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस लेड डाउन बाय द एलएलपी एक्ट 2008। चलो देखते हैं। देखो, मिस्टर ए इज अ वेल एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट इन द फील्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंप्यूटर हार्ड डिस्क एंड द मदरबोर्ड। He designed his job and wishes to form a LLP limited liability partnership with the object of manufacturing and the trading the computer hardware। ठीक है, तो मिस्टर ए तो प्रॉपर्ली बन सकते हैं। He want to include its close friend Mr. X, Mr. B and the Mr. C who are very familiar and work in the same field। तो हमारे पास में 3 लोग और हैं, Mr. X, Mr. B and the Mr. C। ठीक है, all 3 friends accepted the invitation। कौन थे वो 3 friends? Mr. X, Mr. B, Mr. C। ठीक है, invitation of the Mr. A to be the partners of the LLP। Mr. A wanted to ensure that all the 3 partners should be resident in India। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए चाहते हैं कि सारे के सारे पार्टनर्स रेजिडेंट इन इंडिया हो, तो यहाँ पे कंडीशन मैंडेटरी हो जाती है कि वो रेजिडेंट इन इंडिया हो। और अगर मैं रेजिडेंट इन इंडिया की बात करूँ तो कौन कौन होता है रेजिडेंट इन इंडिया? तो अगर मैं पर्टिकुलरली एलएलपी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो वहाँ पे होता है मोर देन 120 डेज, द पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज। ठीक है ना, the person who has stayed in India for equals to or more than 120 days in the preceding financial year will become the resident in India for the purpose of the LLP। लेकिन हम 2 जगह और पढ़ते हैं रेजिडेंट की डेफिनेशन, अगर आपको ध्यान होगा। एक तो यही है हमारा कौन सा फेमा में हम क्या पढ़ते हैं रेजिडेंट की डेफिनेशन, स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। और एक और जगह है वो है इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो ना रेजिडेंट इन इंडिया, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक तो मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द preceding financial year और 60 days or more during the preceding financial year और 365 days or more during the 4 years preceding the previous financial year। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट तो बन जाता है। आपको ध्यान है, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो जो मिस्टर एक्स है
मिस्टर एक्स स्टेड इन इंडिया फॉर 170 डेज, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये ना मोर देन 120 डेज है। मिस्टर बी नहीं, मिस्टर सी नहीं, देखो ना इन दोनों का 120 डेज से कम आ रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने क्वालिफाई कर दिया, मिस्टर ए ने क्वालिफाई कर दिया, मिस्टर बी और मिस्टर सी नहीं हो सकते हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब कि पार्टनर भी नहीं हो सकते हैं, तो मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, बी सही है। In how many days the limited liability partnership shall file with the registrar the particulars of the every individual who has given his consent to act as a designated partner? तो आपको पता होगा 30 डेज में बताना होता है फ्रॉम डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप एक बार सेक्शन नंबर 8 जाके देख लेना यार, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 8 क्या कहते हैं, सेक्शन नंबर 8 क्या कहते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड डेजिग्नेटेड पार्टनर, सॉरी सेक्शन नंबर 9 चेंजेस इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर में चेंज होता है, मेरी से गलती होगी, सेक्शन नंबर 9 है एलएलपी एक्ट 2008 का, अब जरूर पढ़ना। क्या कहते हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को, मतलब अगर एलएलपी ने कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करा तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ता है, ठीक है ना, कि हाँ ये नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। इन द नेक्स्ट ईयर सपोज मिस्टर बी स्टेड इन इंडिया फॉर, अच्छा तो ये तो मोर देन और इक्वल टू 120 डेज हो ही गया ना, तो यानी कि 130 डेज हो गया इंस्टेड ऑफ 110 डेज, तो यस ये भी इसका पार्टनर हो सकता है, रेजिडेंट बन गया। मिस्टर बी बिकम्स द रेजिडेंट एंड कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो यस ये भी डेजिग्नेटेड पार्टनर डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है ना। नाउ केस सिनेरियो नंबर 3, इसका क्वेश्चन को टैकल करते पहले, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना है ट्रू कौन सा सही है। ऑन द वैलिडिटी ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय द फर्म ऑफ मिस्टर एयरब्रश रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल्स अंडर सेक्शन नंबर 58 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 9, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझसे जीसीए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो तो मिस्टर एयर ब्रश है, इसने एक फर्म ऑपरेटिंग अ फ्लीट ऑफ द 18 टैक्सेस engaged in the transportation of the passenger across the Madhya Pradesh. The business has started back in the way of the 1986, where the vehicles permits were obtained and the business ran successfully. The registration of the vehicle in the year इतना मतलब 1988 में व्हीकल में रजिस्ट्रेशन करवाया, रिन्यूअल जब इसने 1988 में करवाया तो वो अंडर सेक्शन ऑफ 58 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 के अकॉर्डिंगली करवा दिया। अब क्या हो गया, मोटर व्हीकल्स एक्ट चेंज हो गया। आप बताओ कि आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, उसमें आपने पढ़ा होगा रिपील का कॉन्सेप्ट। अगर हम रिपील करते हैं तो क्या पुराने वाले एक्ट की जो भी लिटिगेशन पेनल्टी वगैरह जो भी होता है वो चेंज हो जाता है क्या? तो फिर अगर इन्होंने मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 में रजिस्ट्रेशन लिया था तो वो एप्लीकेबल होगा ना एज पर द 1988 ऑल्सो, ठीक है। तो अब देखते हैं, द रिजेक्शन वॉज नॉट जस्टिफाइड, हाँ बिल्कुल ठीक है, रिजेक्शन जस्टिफाइड है ही नहीं, क्योंकि जो उन्होंने पहला ओल्ड एप्लीकेशन दे रखा है वो एज पर द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट चलेगा ही, वो तो चलेगा ही, है ना भाई। नेक्स्ट, एज पर द जनरल क्लॉजेज एक्ट द फ्रेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या, अच्छा आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है लैंड, benefits arising out of the land, benefits arising out of the land, permanently fastened anything attached to the land, and the things attached to the earth, things attached to the earth, ये सारे क्या होते हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। तो बताओ ओनली लैंड नहीं, लैंड बिल्डिंग रिवर्स एक्सक्लूड्स बेनिफिट नहीं, बेनिफिट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लैंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड द ट्री, तो बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फिर से ट्रू पूछ रहा है, ठीक है ना, रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द चेक, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, अगर कि चेक मैंने क्या करा, डिपॉजिट करा, देखो विच कुड नॉट बी डिपॉजिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द थर्ड मंथ बीइंग अ हॉलीडे,
तो क्योंकि हॉलीडे था तो जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा आपने उस दिन अगर सर्व कर दिया तो इज वैलिड माना जाएगा। तो ए बिल्कुल ठीक है। देखो द चेक इज वैलिड एज द लास्ट डे ऑफ द थर्ड मंथ बीइंग अ संडे, तो उस दिन तो हॉलीडे होता है तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे पे चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, बाकी सारे ऑप्शन काम के नहीं है। 3 मंथ ये सब तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा तो, ठीक है। अब तो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू आ गया, तो केस वाला एमसीक्यू भी नहीं है। वैसे हम केस वाले एमसीक्यू को भी ऐसे ही डील करते हैं जैसे वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू हो। पेपर में भी ये अप्रोच रखना, 15 मिनट में देख रहे हो 11 एमसीक्यू हो गए जिसमें आपको समझाया भी है। पेपर में करोगे तो और कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो इधर आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप इस टाइम को डिस्क्रिप्टिव में लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 says Q Limited, a company incorporated outside India, entered into a contract with the L Limited, incorporated in India, ठीक है, for the supply of the machinery. However, Q Limited failed to comply with the certain provisions of the chapter number 12. Q Limited कौन थी? वही कंपनी जो कि यार इनकॉर्पोरेट हुई थी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, रिलेटेड टू द फॉरेन कंपनीज, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड बिकम्स वॉइड। पहली बात, एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। वॉइड का मतलब पता है ना, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। मगर यार ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएंगे कंप्लाइज विद द प्रोविजन। वैलिड तो रहेगा, लेकिन जो क्यू लिमिटेड कंपनी है ना, ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलो, अरे भाई कितना बड़ा है देखो क्वेश्चन। चलो नीचे देखते कि क्या पूछा हमसे। चलो नीचे तो केस सिनेरियोज दे रखे हैं, देखो नीचे ये देखो पूरा का पूरा केस ही लग रहा है मुझे तो। चलो देखते हैं क्या है। शिवाय सेरामिक्स लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी होल्डिंग अ कमर्शियल प्लॉट। इस पे ध्यान देना कि इसने कमर्शियल प्लॉट की बात करी है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसने कमर्शियल प्लॉट की बात करी है, ठीक है ना, ठीक है। इन द चेन्नई विच इज इंटेंड्स टू सेल, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये शिवाय सेरामिक्स, इसको हम एस बोल देते हैं, इसको सेल करनी है अपनी प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी कहाँ है? इन चेन्नई, यानी कि इन इंडिया है, ठीक है। नाउ एक CY सेलर है, CY सेलर, जो ये CY सेलर है ना, ये जो CY सेलर है ये कहाँ का है? USA का है, ठीक है। हैज बीन अपॉइंटेड बाय द शिवॉय, इसको बोला कि मेरी नई प्रॉपर्टीज को सेल कर दियो, ठीक है, टू फाइंड द सम सुटेबल बायर्स फॉर द सेड commercial plot in the Chennai which is situated at a prime location. CY Sellers identifies the Glory Estate Incorporation. अब देखो CY Seller को मिलता है Glory Estate Incorporation, ठीक है, ठीक है, based out of the USA as a potential buyer. To be noted that the Glory Estate Incorporation is controlled from the India and hence a person resident in India. अच्छा, ये person resident in India बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, FEMA से चल रहा है सारा कुछ, है ना। Under the applicable provisions of the FEMA Act 1999, a deal is finalized and इसने बोला कि हम आपको देंगे $6 लाख। कितने? $6 लाख, ठीक है। तो ग्लोरी एस्टेट ने बोला कि हम आपको देंगे $6 लाख, ठीक है। और ध्यान रखना केस किसका चल रहा है? केस चल रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। मैंने इसलिए इसको पहले ही मार्क करवा दिया था। इसके लिए $6 लाख मिल रहे हैं, ठीक है। According to the agreement, Shiva Ceramics Limited is required to pay the commission 7%. कमीशन कितनी? 7%। आपको पता है अगर आप कमर्शियल प्लॉट में डील करते हैं तो आप जो मैक्सिमम कमीशन ले सकते हैं कमर्शियल प्लॉट में वो होता है आपका $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है। तो ये तो 7% मांग रहा है, ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो चलो देखते हैं इसने कितना मांगा है। इसने मांगा 7%। तो अगर मैं $6 लाख का 7% करूं तो वो आता है $42,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस। कौन सा वाला हायर लग रहा है? 5% निकालना पड़ेगा ना, 6 लाख का 5%, तो वो तो वैसे आपको पता है ना 30,000 आएगा, क्योंकि आप $42 तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो 7% है, और मैक्सिमम 5% निकाल सकते हैं। या फिर आप देख लो अगर आपका $25,000 ज्यादा है तो $25,000 भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो 42,000 बोल रहे हैं। 42,000 इज नॉट अलाउड। चलो पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द RBI टू रेमिटेंस ऑफ द कमीशन अप टू द $25,000। ये तो सही है कि $25,000 तक हमें RBI की परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती है by the Shiva Ceramics Limited, but the Shiva seller for the balance commission
ऑफ 17,000 प्रायर परमिशन ऑफ द आरबीआई रिक्वायर्ड। नहीं यार, जो 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस है उतने तक तो वो कर ही सकते हैं ना, ठीक है ना, जो 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस है उतना तो वो कर ही सकते हैं ना, बताओ। नहीं, क्योंकि उसने सीधे सीधे 7% मांग लिया, तो सारे के उसको क्या लेनी पड़ जाएगी, प्रायर परमिशन लेनी पड़ जाएगी आरबीआई से, क्योंकि अमाउंट एक्सीड करके, तो जितना भी है ना 42,000, क्योंकि उसने कितना बोला था, मैं तो 6 लाख का 7% कमीशन लूंगा, दैट इज 42,000, तो 42,000 की उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये 5% से एक्सीड नहीं कर रहा, $25, 25,000 से एक्सीड नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In September 2025, Prakash Saha visited Atlanta as well as Athens and thereafter London, Berlin for a month-long business trip, for which he withdrew the foreign exchange to the extent of 50,000 from his banker. यानी कि बाहर घूमने के लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए $50,000 जो है वो ले लिया फ्रॉम द SBI, दैट इज ऑफ द न्यू दिल्ली ब्रांच। इन December 2025 ही फर्दर विथड्रू $50,000 फ्रॉम द SBI, ठीक है। तो अभी 50,000 लिए, फिर से 50,000 ले लिए, ठीक है। और जैसे इसका 2.5 लाख एक्सीड होगा मैं तो कह दूंगी कि अब जाओ जाकर के आरबीआई से परमिशन लेकर आओ, ठीक है। एंड रेमिटेंस टू द सन राविश साहा हु इज स्टडी इन द Toronto, Canada. In the first week of the January 2026, he sent his ailing mother, Mrs. Savita Saha, for the specialized treatment along with his wife, Mrs. Rashmi Saha, to settle where his younger brother, Pranav Saha, the holder of the green card, is residing. Green card का holder, maybe citizen होगा. For the purpose of his mother treatment, to help the Pranav Saha to meet the increased expenses, he requested his banker to remit 75,000. तो 75,000 और चाहिए इसको प्रणव साहा अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ, February 2026 हुआ, जो प्रकाश साहा की डॉटर थी देवी साहा, वो एंगेज हो गई और उसने एंड शी ऑप्टेड फॉर अ डेस्टिनेशन मैरिज, और डेस्टिनेशन मैरिज भी उसको कहाँ पे करनी है, जूरिच में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। कब हेल्ड होनी है, अगस्त में होनी है। While on a trip to the Dubai in the last week of the March 2026, he again withdrew $35,000 Devi Saha for various trip expenses, including shopping in the Dubai. Later, the event manager gave an estimate of $2.5 lakh. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं और 2.5 लाख प्लस नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पे अभी एस्टिमेट दिया है, खर्चा नहीं हुआ है, खर्चा इतना ही हुआ है। इन सबको प्लस करो और बताओ कितना हो गया। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 35,000, ये आ रहा है 2,10,000, ठीक है ना। तो 2,10,000 इज विद इन द लिमिट ऑफ द 2,50,000, तो यहाँ पे प्रायर अप्रूवल आरबीआई का नहीं 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 लगेगा, ठीक है ना। इज नॉट रिक्वायर्ड द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, तो यस फर्स्ट वाला ही सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि रिजल्टेंट अफेक्ट द कन्वीनिंग मीटिंग। अच्छा, जो भी पूछा है चलो पहले देखते हैं, केस पढ़ते। Glasses Limited is a public limited company engaged in the manufacturing of the doors and panels made from the toughened glass. The company was incorporated on the 1st of November 2023 with the requisite member and capital. The first annual general meeting was held on the 1st of May 2024. ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1st of November को, और उसके विद इन 15 मंथ्स में आपको फर्स्ट एजीएम हेल्ड करना होता है, तो उन्होंने 1st of May 2024 में हेल्ड करा है, सॉरी 9 मंथ्स में, विद इन द, जब कंपनी का फर्स्ट एजीएम हेल्ड होता है वो विद इन द 9 मंथ्स होता है फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना। मिस्टर एफ द कंपनी सेक्रेटरी डिसाइडेड टू कॉल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो होता है अगर आपको फाइनेंशियल ईयर एंड से विद इन 6 मंथ्स में नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, तो ये सही हुआ है बिल्कुल। ऑन 31st July द कंपनी अप्लाइड to the registrar ROC for the extension of the 4 days to hold the meeting on 5th of August on the grounds that the account department was asking for the another couple of days for finalizing the accounts. तो ठीक है ना, ये 5 अगस्त को कर सकते हैं क्योंकि ये सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है, और अगर हमारी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसके लिए पर्टिकुलरली हमारे को एक्सटेंशन मिल सकता है फॉर द 3 मंथ्स, मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स। लेकिन अगर जो फर्स्ट एजीएम हेल्ड होती है उसके लिए हमें नो एक्सटेंशन मिलता है, तो ठीक है, यहाँ पे तो एक्सटेंशन मिल सकता है, मगर यहाँ पे पेनल्टी आएगी। क्यों?
बिकॉज यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो लगभग खत्म हो गई है, तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ना एक पेनल्टी आएगी, जो कि आएगी कंपनी के ऊपर और रेफरी ऑफिसर के ऊपर 1,20,000 की पेनल्टी है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करके चलो।